I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ते हैं और आज की डेट में वही हिस्ट्री एंड प्रेजेंट को मिला के वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। आज के शो में जो महेश दत्त जी हैं, उनकी नॉलेज से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या चल रहा है। हमने पाकिस्तान को भी इस एपिसोड में भर भर के डिस्कस किया है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया है और इंडियन पॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया है। आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, एंजॉयमेंट ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और जी भर के कमेंट करो। एंजॉय द शो। महेश दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मधु किया मुझे अपने शो में। सर, पहले तो ये बताइए क्या चल रहा है। बस क्या कहते हो, फॉग फॉग चल रहा है। हर तरफ फॉग है। सर, जैसा कि मैं देख रहा था आपके चैनल को, मैं इस पॉडकास्ट के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने चेक किया कि आपके चैनल में जो सबसे पुरानी वीडियो है ना, वो 1 साल पुरानी है। और मेरे को ये भी पता चला कि आप टीचिंग लाइन में भी थे, टीचर के तौर पे भी काम कर रहे थे। सर, थोड़ा उस जर्नी को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप जियो पॉलिटिक्स में आए और क्या हुआ 1 साल पहले जो आपको ऐसा लगा कि यूट्यूब पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए इस पे लेके। अक्सर में सचिन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया मुझे। और दूसरी तरफ ये कि दरअसल मेरा इलाका तो ये नहीं है, जियो स्ट्रेटजी का इलाका में मैं बाय ट्रेनिंग जियो स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई मेरी कोई इसमें स्टडी उस तरह की नहीं है कि जिसे फॉर्मल स्टडी कहा जाता है। इसीलिए मैं कभी अपने नाम के आगे कोई एनालिस्ट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जो एक औपचारिक जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप किसी डिग्री लेकर कोई आए हों या कोई कोर्स आपने किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी जो स्टडी है इस सारे मसले पे, वो सेल्फ स्टडी है। मैंने खुद चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। कुछ ऐसा रहा कि जो प्रोफेशनल लाइफ में जीते हुए आप ऐसे लोगों के संपर्क में लगातार आते रहे कि जिनसे आपका इस तमाम लाइन में इंटरेस्ट भी बना और फर्स्ट हैंड आपको जानकारियाँ भी मिली। नतीजन जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप फिर और ज़्यादा पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं उस मामले में, सिंपली बिकॉज़ एज़ अ हॉबी आप शुरू करते हैं और फिर कहीं न कहीं दूर होराइज़न में जाके वो चीज़ें मिल जाती हैं आपके प्रोफेशन के साथ में और आप उनको एज़ अ प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उस तरह का की चीज़ है। अदरवाइज़ आप ये देखिए कि मैं तो बेसिकली आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ और फिर वो जर्मन लिटरेचर की पढ़ाई, जर्मन साहित्य की पढ़ाई, मैंने अनुवाद किए जर्मन उपन्यासों और नाटकों के हिंदी में। प्रकाशन जगत से मेरा लेना-देना रहा। प्रकाशन जगत में मैंने बहुत साल काम किया। हिंदी प्रकाशन जगत में मेरा मतलब है, या इवन जर्मन प्रकाशन जगत में फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे भी मेरा बहुत जुड़ाव रहा और मैंने वहाँ के बड़े नामों के साथ काम किया, बड़े लेखकों के साथ काम किया। चाहे वो अरुंधति रॉय हों, उनके उपन्यास के अनुवाद की बात या प्रकाशन की बात, या मतलब शोभा डे को हिंदी में लाना, वो सब उस सब में मतलब हमारा हाथ रहा। और तो एक लंबी यात्रा रही। चूँकि मैंने बताया प्रकाशन जगत से मेरा लेना-देना था और उसमें कुछ ऐसी किताबें आई फॉर एग्ज़ाम्पल जो जियो स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई थी, तो मेरी रुचि हुई। फिर 2007-8 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रुचि बहुत बढ़ी इस बारे में और मैंने इस पर ज़्यादा काम करना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। उस ज़माने में इंटरनेट कुछ ही साल पहले नया-नया आया था, यूट्यूब डेवलप हो रहा था अच्छी तरह से। तो फिर पाकिस्तानी आप जानते हैं भारत में बच्चा जब पैदा होता है तो 2 चीज़ों की रुचि हमेशा लेकर पैदा होता है, क्रिकेट की और एक पाकिस्तान की। तो वो तो वो पाकिस्तान की रुचि और क्रिकेट की रुचि दोनों ही अपने अंदर थीं। और जब मैंने पाकिस्तान को देखना शुरू किया तो कुछ वो देखे लोग, वो उस ज़माने में हसन निसार बड़े पॉपुलर होते थे। अब तो मैं उनसे बड़ी अवॉइड करता हूँ उनकी बातों को, लेकिन उस ज़माने में बहुत पॉपुलर थे। फिर एक और बहुत कार्टून-नुमा शख्स वहाँ पे अक्सर टीवी पे आया करता था, ज़ैद हामिद नाम का। तो वो हुआ। फिर मेरे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, जो मंत्री रहे भी कुछ दिनों पहले, आजकल आजकल वो जेल में आराम कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब। तो वो उनसे मेरी दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे पाकिस्तान बुलाया सिलसिलों में, तो उससे मेरी यात्रा शुरू हुई वहाँ की। और इन लोगों से, तमाम लोगों से पाकिस्तान के मिलने का मौका मिला। और कहना ना होगा कि एक किस्म का एहसान है फवाद चौधरी का मेरे ऊपर कि मुझे पाकिस्तान को
फर्स्ट हैंड जानने का मौका उन्होंने फराहम किया। बिल्कुल जहाँ मैं पहले वहाँ के लोगों को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के चीज़ें ऑन ग्राउंड कैसे काम करती हैं फर्स्ट हैंड, वो देख पाया, समझ पाया। सर, जहाँ आपने पाकिस्तान की बात छेड़ ही दी, हालाँकि मैं इस टॉपिक में बाद में आने वाला था, पर जी, जैसे अगर आपने छेड़ ही दिया है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी 1-2 दिन पहले गार्डियन में एक रिपोर्ट आई है, जो कि हुँ, हुँ। ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज़ आई है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से है कि इंडिया वहाँ पे बार-बार हमले करा रहा है, असैसिनेशन करवा रहा है। किस तरह से देखते हैं सर, और क्या है असल में पूरी इस क्योंकि स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी होती है, जियोपॉलिटिक्स में। तो क्या बिल्कुल। चीज़ है इसमें, असल में क्या चल रहा है, बताएँगे थोड़ा आप? देखिए गार्जियन की स्टोरी को मैं मुझे नहीं मालूम कि उसको कैसे देखा जाए। गंभीरता से अगर उसको देखा जाए तो देखिए ये जो बातें आ रही हैं, ये कोई नई नहीं है। हुँ, जो गार्जियन में लिखी गई हैं, ये सब बातें पिछले कई साल से चल रही हैं। एक-एक करके जो वो लोग जो हमारे यहाँ जिनके लिए गज़ेटेड नोटिफ़िकेशन निकले हुए हैं कि ये लोग हमारे यहाँ वांटेड लोग थे, आप देखिए एक-एक करके वो पिछले सालों में मारे जाते रहे हैं। शुरुआत पाकिस्तान में हुई थी, वो कोई 2-3 साल पहले से ये सिलसिला चल रहा है। गाहे-बगाहे पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आया करती थीं। लेकिन उनको कभी भी पाकिस्तान ने हाइलाइट नहीं किया। बहुत बड़ी किसी बड़े मंच पर या अदरवाइज़। शायद उसके पीछे रीज़न ये भी थे कि उनकी अपनी नाक कटती थी। एक तरफ वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बताते हैं, दूसरी तरफ उनके घर में ही आकर लोग उनको मारे चले जा रहे हैं और 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसे 20 मर्डर हुए हैं, जो उनके अपने मुल्क के अंदर हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके लिए नाक कटने वाली बात थी, सुबकी की बात थी और वो अब अपने हाथों से कैसे करें। तो अच्छा, उससे भी बड़ी बात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी नाक कटती सो अलग, खुद अपने घर में जवाब देना भारी पड़ जाता। क्योंकि आप हर साल अपना बजट जो है वो बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और काम के नाम पे आप प्लॉट बनाने और प्लॉट खरीदने और फाइलें बनाने, इसके अलावा और कुछ आप कर नहीं रहे। छाती पर आपके मेडल के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं बिना एक भी जंग जीते। तो ऐसा लगता है कि आप कहीं खरीद के लगाए जा रहे हैं। खैर, तो इस सबसे परे ज़ाहिर है ये एक रीज़न बनता है कि जिसकी वजह से वो चुप रहे। लेकिन अब जब ये गार्जियन की स्टोरी आई तो इससे पहले एक्चुअली लास्ट ईयर आप पाएँगे कि इनके होम सेक्रेटरी ने और इनकी जो तत्कालीन जो विदेश मंत्री थीं हिना रवानी खर, जो इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट थीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, बिलावल भुट्टो के साथ में, जब इनकी अभी पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीडीएम 1। तो उसमें उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बड़ा हल्ला मचाया था। लेकिन मेरा कुछ एक टेक और भी है और वो मैं आपको बताऊँ, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं रिजवान राज़ी, और जिस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इंसिडेंट बनाया था हिना रब्बानी खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफ़िज़ सईद के घर के बाहर जो बम फटा था उसको लेकर, और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया मैं किसकी बात पर यकीन करूँ। रिजवान राज़ी ने उस समय एक जो मैं नहीं जानता कि आज की तारीख में उन्होंने वीडियो बचा के रखा है या डिलीट कर दिया हो कहीं सरकारी दबाव में। लेकिन उस समय उन्होंने एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग में उन्होंने बताया कि उनके पास इन्फॉर्मेशन भेजी गई है अफ़गानिस्तान से, तालिबान के ज़रिए ने भेजी है और तालिबान उस समय पावर में नहीं आए थे, जिस समय की घटना है ये। और उन्होंने बताया कि साहब तालिबान ने उनको ये बताया है, एक फ़ोटो भी भेजा है, एक कब्र का, कि एक शख़्स को उन्होंने पकड़ा, जो हाफ़िज़ सईद का आदमी था और वो तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, अमेरिकन्स के लिए बेसिकली आदमी रिक्रूट कर रहा था अफ़गानिस्तान में, तालिबान से लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा हमने इस आदमी को पकड़ा, हमने इसको आदमी को मारा, ये रही इसकी कब्र, ये रहा इसका फ़ोटो और हम इस आदमी को वो एज़ वार्निंग हम ये हमने ब्लास्ट किया है कि भई हमें मालूम है कि तुम कहाँ हो और हम जब चाहें तुम तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हमने वो ब्लास्ट उसके घर के बाहर किया है, हम चाहते तो उसके घर के अंदर भी कर सकते थे। ये बात वहाँ पर कही गई और उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। उसके बाद में ये घटना जो आप देख रहे हैं कि जो ये हिना रब्बानी खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, तब मेरा दिमाग खराब, ये चौंका कि भई ये हो क्या रहा है? हालाँकि ये बात मैंने ऑनलाइन कही हुई थी, मतलब इंटरनेट पर ये बात, यूट्यूब पर मैंने ये बात कही भी थी उस वक़्त कि भई ये कुछ घपला है बीच में। लेकिन चूँकि स्टेट का नैरेटिव होता है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ का जो मीडिया है वो उसी को लेकर चलेगा और वो उसको लेकर चले। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो गार्जियन वाली स्टोरी है, अब देखें ना, राजनाथ सिंह जी ने इस स्टोरी के बाद में फिर से कहा, परसों ही स्टोरी के 1 दिन बाद कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। और मायने इसके क्या है कि देखिए, हम आपको बार-बार ये बताएँ कि भई ये रहे लोग जिन्होंने ये किया है, आप उनको छिपा रहे हैं, रख रहे हैं, आपके यहाँ मौजूद हैं, या तो आप हम हैंडओवर करें या उनके ऊपर अपनी कंट्री का ही जो लॉ है वो लगाएँ। किसी न किसी तरह से उनको ट्रायल किया जाए।
जब आप वो सब नहीं करते हैं, तो आप हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ते हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है, जब जाहिद खशोगी को मारा जाता है टर्की में सऊदी एम्बेसी के अंदर, मारा नहीं जाता है, एक्चुअली काटा जाता है, ज़िंदा काटा जाता है उसको। तो आप ये देखिए दुनिया ने क्या कर लिया। बाइडेन ने उस वक़्त क्या कहा था कि हम सऊदी अरबिया को पराया स्टेट बना देंगे। बाद में वो जाकर वहीं हाथ मिला रहे हैं, उसी एमबीएस से जिसको पराया स्टेट बनाने चले थे, है ना? तो आप उन्हीं को हथियार भी बेच रहे हैं, उन्हीं को मजबूत भी कर रहे हैं, उन्हीं से आप ट्रेड भी कर रहे हैं, सब चीज़ें आप भूल-भाल गए। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास हाथ में पावर है, एक। दूसरा, अगर आप कुछ करने की औकात रखते हैं, तो कर गुज़रिए। बाकी दुनिया पीछे लकीर पीटती रहती है। तो ये वो सिलसिले हैं। तो इनके ज़ाहिर है कि इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि हम तो अब भी कह रहे हैं कि भई आप हमारे यहाँ कुछ करेंगे, तो हम तुमको हिट बैक करेंगे। और अगर हिट बैक करने की कोशिश में वो आदमी आपकी टेरिटरी में जाता है और हम ये जानते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, तो हम आपकी टेरिटरी के अंदर उसको मारेंगे। ये बात आप याद कीजिए, जब ये पावर में नहीं आई थी हमारी आज की सरकार, 2014 से पहले एक थिंक टैंक के अंदर बात करते हुए अजीत डोभाल साहब कह चुके हैं कि तब भी उन्होंने कहा था कि एक और मुंबई और हम बलूचिस्तान ले लेंगे, हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे। और इसको लेकर जब ये सरकार पावर में आई थी, पाकिस्तान में खूब हो हल्ला भी रहा था, इस क्लिप को खूब प्ले आउट किया गया था, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो बात आपको एटीट्यूड में देखनी होगी पाकिस्तान के, कि वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम एक और मुंबई नहीं करेंगे। वो कहते हैं आप बलूचिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? भाई, हम बलूचिस्तान की बात तब कर रहे हैं, अगर आप कोई मुंबई करेंगे, अगर आप मुंबई करेंगे नहीं, तो हम बलूचिस्तान क्यों लेना चाहेंगे आपसे? ठीक वैसे ही जैसे अब जो बात हो रही है, सबको ये दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। पर भाई, घर में घुसकर क्यों मारेंगे? क्योंकि आप हमारे यहाँ कुछ करने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आप? अगर आप ना आएँ, तो हमें आपके घर में घुसने की क्या ज़रूरत है भाई? उस गंदगी में कौन घुसेगा? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि हम घर में घुस के मारेंगे। वहीं पे हमारी मिनिस्ट्री ने एक डिनायल मोड भी दिया इस रिपोर्ट के अगेंस्ट कि हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है क्या एक दूसरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि हम ये काम करते नहीं हैं, लेकिन साथ में राजनाथ सिंह ने क्या कहा? अगर आप ऐसा करेंगे, तो हम करेंगे। हम्म, हम मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि हम किसी और के देश में मर्डर करवाना या ये सब करवाना ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आप पाएँगे कि अगर आप मेरे घर में आकर गंदगी डालेंगे, कोई मर्डर करेंगे, तो फिर तो मेरा सेल्फ डिफेंस तो अपना हक है ना। ये तो दुनिया का हम्म, दिया हुआ हक है। भाई, बालाकोट हम्म, जब हमने किया, तो बालाकोट करने के बाद दुनिया में 193 देश हैं जो यूएन के मेंबर हैं। हम्म, क्या किसी एक मुल्क ने भी ये कहा कि भारत ने गलत किया? सबने कहा कि भाई सेल्फ डिफेंस का उनको हक है, बिल्कुल। क्योंकि आप मेरे घर में आ रहे हैं भाई। हम्म, अगर आप कारगिल करेंगे, तो ज़ाहिर है कि हम आपको न सिर्फ वहाँ से मार के निकालेंगे, बल्कि जब आप हम्म, भाग रहे होंगे हम तब भी आपको मारेंगे, और वो हमने मारे। हम्म, तो आप ऐसा काम ही क्यों करें? और फिर आप क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स हो गया। भाई, अरे आप पहला थप्पड़ क्यों मारते हैं कि मुझे आपको 4 थप्पड़ मारने पड़े डिस्प्रोपोर्शनेटली? यही बात है कि हर बार ऐसा देखा गया है कि वहां से आक्रमण हो जाता है हमारे देश में, हुँ, कुछ ना कुछ करा जाता है और जब हम जब उसके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई करते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं या इस लेवल पे क्यों कर रहे हैं। अब बिल्कुल। वो तो यही बात है ना कि आपके पास जितनी ताकत थी जितनी क्षमता थी उससे आपने तो कर दिया, अब हमारे पास जितनी ताकत है हम उससे करेंगे। हम जी। ये तो नहीं देखेंगे हम ये तो नहीं देखेंगे कि आप कम है, आपका ताकत कम है तो हम भी कम यूज करें। हमारे पास पावर ज्यादा है तो हम उसका यूज करेंगे। नॉट ओनली दैट, बात ये भी होती है ना कि ऐसे में जब मैं ये देख रहा हूँ कि आप टाइम एंड अगेन 70 साल से किए चले जा रहे हैं, तो मैं ये भी हम्म, चाहूँगा ना कि ये दुश्मन आगे से मेरे साथ ऐसा ना कर पाए, ताकि मैं अपनी हम्म, रोज़मर्रा की ज़िंदगी या अपनी जो वेलफेयर के काम है अपनी पब्लिक के लिए, मैं उन पे फ़ोकस करूँ। मैं रोज़-रोज़ इसी से हम्म, क्यों लड़ता रहूँ? तो मैं चाहूँगा हम्म, कि यार साँप की पूँछ दबाने के बजाय मैं उसका फन कुचल दूँ। सिंपल सी बात हम्म, है। हम्म। सर ये आर्टिकल में ये भी बोला गया था कि जो ये किलिंग शुरू हुई है ये 2019 के जो कश्मीर में अटैक हुआ था 2019 में, हुँ। उसके बाद से ये शुरू हुई है। तो सर 2019 में ऐसा क्या हुआ था? मुझे लगता है कि 2019 में ओवरऑल 2019 के बाद में हमारी पॉलिसी चेंज हुई थी, और ये भी चेंज इसलिए भी हुई थी क्योंकि दुनिया के हालात बदल रहे थे, जियो पॉलिटिक्स बदल रही थी, जियो स्ट्रेटजी की जो चीज़ें थी वो सारी की सारी बदल रही थी। दूसरी तरफ हम्म,
इस सरकार के पास पहली टर्म पूरी हो चुकी थी और दूसरी हुँ, टर्म में चीज़ों को बदलने का एक अच्छा मौका था। इनके पास मेजॉरिटी भी थी और चीज़ों हुँ, को ज़ाहिर है कि मतलब आपको फिर कुछ कर गुज़रना था। आप हुँ, 2019 को तो आज याद कर रहे हैं। हुँ, आप ये भी देखिए कि इसी कॉन्टेक्स्ट में आप आज से कुछ साल बाद हुँ, 2024 को भी याद कर रहे होंगे कि 2024 में ऐसा क्या हो गया था कि 2029 तक क्या-क्या हुआ? क्योंकि आने वाले 5 साल भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। हुँ, तो ये तो तय है कि जो जो सरकार है वो इस समय मन बना बैठी है कि हमें इतिहास में अपनी लेगेसी अगर छोड़नी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर गुज़रना होगा और स्पेशली इस लाइट में कि आज हम न सिर्फ़ आर्थिक बल्कि अदरवाइज़ भी स्ट्रैटेजिकली भी लोगों के इंटरेस्ट हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बाज़ार से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, यू नो तो और जो दुनिया हमारे बारे में प्रोजेक्शन कर रही है, कोई कोई कहता है हम 7% से ग्रो करेंगे, कोई कहता है हम 6% से ग्रो करेंगे, उसके बदले में हम 8% से ग्रो करना शुरू करते हैं। तो हुँ, ये आपको इन चीज़ों से देखना ये होगा कि भई तो जब हम ऐसी हालत में बैठे हुए हैं, आज टेस्ला आपके पास भाग रहा है हम तो हमें उसको यूज़ तो करना होगा ना, उस पावर को जो हम गेन कर रहे हैं, चाहे सॉफ्ट पावर है, चाहे हार्ड पावर है, आज आपके पास S-400 आ गया है, आपके पास रफ़ाल है, बालाकोट के वक़्त हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं थी। तो जो भी कसर हमें उस वक़्त महसूस हुई कि हाँ, इन एरियाज़ में हमको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, वो हम तब से अब तक किए चले जा रहे हैं। और हुँ, आज ये हालत है कि जहाँ हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। आज हम देखिए ना 2019 में एक जो बड़ी पॉलिसी चेंज हुआ वो क्या हुआ? हमने देखना ये शुरू किया कि भई अब हमें तैयारी पाकिस्तान के लिए करनी ही नहीं। हमारा दुश्मन उससे कहीं बड़ा है, अगर हम उस दुश्मन के लिए तैयारी कर लें, तो ये दुश्मन तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। हुँ, अगर हम चाइना के को अपना देखिए डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो एक आपको दुश्मन की एक तस्वीर आपको बनानी होती है कि यार कौन है मेरा दुश्मन बड़ा? अगर हुँ, आप उस दुश्मन को सामने रखकर डिपेंड करता है कि आप किसको अपना दुश्मन मान रहे हैं। अगर आपका हुँ, दुश्मन छोटा है तो आपकी तैयारी भी छोटी होगी। अगर आपका दुश्मन बड़ा है तो आप उसके लिहाज से तो उसमें क्या होगा इन प्रोसेस आपके जो छोटे-मोटे लोग हैं वो आप वैसे ही कवर कर जाएँगे। तो हुँ, ठीक वही इस खेल में हुआ है। तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ हमारे डिफेंस के बजट बढ़ रहे हैं, हमारी परचेज़िंग बढ़ रही है और आज की तारीख में आज हम किसी रफ़ाल को ये कह सकते हैं कि भई हमने हुँ, आपके जहाज़ काफ़ी खरीदे, अब आप अपनी सारी रिपेयर का धंधा यहाँ लेकर आइए या हुँ, कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करिए, तो आपके हुँ, जहाज़ दिए जाएँगे। और आप ये देखिए कि रफ़ाल का बिज़नेस एवर सिंस हिंदुस्तान ने जहाज़ लिए उनके, दुनिया में हुँ, कहाँ-कहाँ आज उनके पास जगह कम पड़ रही है। वो हुँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिंदुस्तान में सेटअप करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जितनी ज़रूरत है, उतना वो फ्रांस में रह के उस फैक्ट्री में बना ही नहीं सकते। तो वो नई राइट, यहाँ फैक्ट्री में डालने जा रहे हैं। तो आज राइट, दुनिया के इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये इस सब से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, जो अब घबरा रहे हैं। इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी की बात को अगर आप आगे बढ़ाएँ, हुँ, तो अगर आप आज का पाकिस्तान मीडिया देखें, इनफैक्ट अब से कुछ देर बाद में इसमें आपके शो के बाद में मैं उस पे बात करने जा रहा हूँ। हुँ, आज कमर चीमा ने एक वीडियो किया है हुँ, और कमर चीमा परेशान है कि यार पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। वो कह रहा है हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रे पे क्यों बोल रहा है, बड़ा सॉफ्टी-सॉफ्टी किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि हार्ड पावर आपके पास है ही नहीं। आपको सही मालूम है बात आप ये करेंगे तो मार खाएँगे। है। हुँ, और उसके बाद में वो जो गंजा जिहादी है, साजिद तरार, उसको वो लेकर अपने शो में आते हैं और वो भारत को शिक्षा दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी मूल का अमरीकी, एक हुँ, पाकिस्तानी चैनल पर आकर भारत को शिक्षा दे रहा है। भारत का हुँ, कोई चैनल उससे बात नहीं कर रहा है, भारत के किसी चैनल से वो हुँ, बात नहीं कर रहा है। वहाँ हुँ, बैठ के भारत को शिक्षा क्या दे रहा है, फिर आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। अगर आप सबको इस तरह से मारेंगे, देखिए इंडोनेशिया के आपके रिलेशन खराब, श्रीलंका के आपसे रिलेशन खराब, नेपाल के आपसे रिलेशन खराब, भूटान के आपसे रिलेशन खराब। अभी वो ये भूल मालदीव से आपके रिलेशन खराब, मालदीव चाइना की गोद में चला गया है। उस गंजे को ये समझ में नहीं आया कि आज सुबह से मालदीव की जनता अपने ही राष्ट्रपति को गालियाँ दे रही है। ऐसे हुँ, राष्ट्रपति को जिसको आने वाली 21 तारीख को इलेक्शन फेस करना है, अब हम किसको देखें? 15 दिन बचे हुए 15 दिन में रहने वाले राष्ट्रपति को या वहाँ की तमाम पब्लिक को? हम वहाँ की जनता के लिए गेहूँ भेज रहे हैं, खेने हुँ, खाने का सामान भेज रहे हैं हुँ, और अंडे उनके बेच पास रहे हैं सर। उनका फॉरेन मिनिस्टर खड़ा होके भारत को धन्यवाद कर रहा है और पब्लिक क्या कह रही है कि ये हमारा बड़ा भाई है, इसका दिल कितना बड़ा है। हम बात किसकी सुने? गंजा जिहादी की। वो हमको डरा रहा है कि दुनिया से आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये टेस्ला भाग जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट भाग जाएगा, एप्पल जो आपके यहाँ बना रहा है वो भी फैक्ट्री बंद करके भाग जाएगा। आई मीन इससे आपको पता लगता है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, दरअसल वो कैसे यूट्यूब की दुनिया में बैठकर एक नैरेटिव फॉर्म कर रहे हैं और जिसके ज़रिए वो हमारे यहाँ के माइंडसेट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम लोग इसी माइंडसेट का हिस्सा हैं
और ये जो गार्जियन की स्टोरी है, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आप पाएँगे सच्चाई ये है कि हो सकता है, सरप्राइज़ ना हों आप, कि इलेक्शन के बाद मोदी जी इनको एक थैंक यू कार्ड भेज दें। क्योंकि गार्जियन की ये स्टोरी भारत में बीजेपी के वर्चस्व को, उनकी वोटों को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। बढ़ाएगी सर, बिल्कुल। हिंदुस्तान में कोई आदमी इस बात को लेकर परेशान नहीं होगा कि हाय हमने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मार दिया। कौन परेशान होगा भाई? हर आदमी कहेगा बड़ा अच्छा किया, 2-4 और ठोक दो। यही बात है सर कि मेरा कल किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो जी। उनसे भी मेरा इसी बारे में मैं यही कह रहा था कि इस स्टोरी को देख के ऐसा ही लग रहा है कि इससे तो मोदी सरकार को और भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप जब बता रहे हैं और वो भी फॉरेन मीडिया बता रहा है कि इंडिया ने वहां पे जाके इन लोगों को ठोक दिया जिनको हमारी सरकार आतंकवादी घोषित करती है बिल्कुल, बिल्कुल, हैं ऐसा ही उन, है, ऐसा ही है। उनको ठोक दिया, तो उससे तो लोग और भी खुश होते हैं कि यार देश के प्रति काम हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल। और भी ज्यादा अच्छी बात है। पर सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो गार्जियन जो मीडिया हाउस है, इसकी रिपोर्ट पे हमारी मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है, तो क्या इस मीडिया हाउस ये इतना बड़ा है कि हमारी मीडिया को जवाब देना पड़ गया? बिकॉज ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो बयान नहीं था कि हम बोले कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया, जैसे हमने कनाडा के सीन में देखा था कि ट्रूडो ने, प्रधानमंत्री ने बोला था, तो उनको तो जवाब देना बनता है। पर यहाँ पे अगर एक मीडिया हाउस कोई रिपोर्ट डाल देता है तो उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री को जवाब देना जरूरी था क्या? आप ये देखिए कि जवाब दिया क्या है, मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया है, जो कि हफ्तावार एक दिन अपनी ब्रीफिंग देते हैं, जिसमें कि हम्म, तमाम पत्रकार अपने सवाल पूछते हैं। उन सवालों के जवाब में इसका जवाब दे दिया गया। हम्म, और ये नॉर्मल रूटीन की बात है। ये ठीक वैसी ही बात है कि आप देखिए अमेरिका में जो उनका कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन है, उससे कोई हम्म, सवाल पूछता है कि भई आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं और आप भारत के पोज़ीशन को लेकर बोल रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में हम्म, भी तो पोज़ीशन को दबाया जा रहा है, आप वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस तरह के सवाल हम्म, उनके कांग्रेसमैन से स्पोक्स पर्सन से पूछे जा रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हम्म, जवाब दे रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन है, वो अपने लेवल पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है। ये एक किस्म की शैडो बॉक्सिंग का भी खेल होता है ना, मुल्कों के बीच में, कि जहाँ पर एक एक लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन जो टॉप लेवल है वो अपना काम करता रहता है। भई देखिए ना वो जो उनके डिफेंस सुलेमान साहब जो है, जक सुलेमान, वो 18 तारीख को 20 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। मिडल ऑफ इलेक्शन कैंपेन के बीच में पाकिस्तानी अमेरिकन गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, वो हिंदुस्तान आ रहा है। आपको क्या हम्म, लगता है? इसका क्या इंडिकेशन है? उनको मालूम है कि भई यही प्राइम मिनिस्टर दोबारा आ रहा है और डेढ़ महीने तक हम बैठ के इंतज़ार थोड़ी करते रहेंगे। काम-काज तो चलते रहने होते हैं। जब हमको पता है कि भई इन्होंने ही आना है, तो हम अपनी अपनी बातचीत तो हम जारी रखें, अपना काम जारी रखें। तो मिडल ऑफ इलेक्शन कैंपेन इंडिया में नई गवर्नमेंट उसके 15 दिन बाद आ रही होगी और वो यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। हम्म। इससे पता मनीष लगता जी, है। आप पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हुँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जिन 20 नामों का इस रिपोर्ट में, गार्जियन की रिपोर्ट में जो नाम आए हैं 20, हुँ, उनको हमारी गवर्नमेंट जो है एज अ टेररिस्ट मानती है, पर पाकिस्तान उनको वहां पे ये कहता है कि हमारे सिटीजन है। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? क्योंकि क्या रीजन है? क्योंकि जैसे हम हाफिज सईद के केस में भी देखते हैं कि उसमें भी काफी साल तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हुँ। वो तो जब वो आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई करी। वो एक आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं वो कार्रवाई किस तरीके की, हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उसको घर में क्या क्या मिलता है वो हम सबको पता हुआ है, पूरी बिल्कुल, सारी सुख सुविधाएं उसके पास। सही, तो सही। ऐसा क्यों है पाकिस्तान के केस में कि वो देख नहीं रहा है कि वर्ल्ड किस नजर से उसको देख रहा है, जैसे आइसोलेशन में चले गया है, तो उसको अभी भी समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान को? नहीं आ रही है। नहीं इसलिए आ रही है, क्योंकि आज भी देखिए वो बड़े ईमानदारी से क्रेडिट जाता है उनको, वो आज भी बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं कि हाँ, वो जो लोग थे वो कम्युनि वो से कश्मीर वाले मामले से जुड़े हुए थे, कश्मीर जिहाद से कभी जुड़े हुए थे। आप बताइए आप इससे आपको ये पता लगता है ना कि वो लोगों ने समय रहते कभी भी शोर क्यों नहीं मचाया उनके मरने पर? क्योंकि कोई भी आदमी पूछता कि ये मरने वाला कौन था? अगर आप दुनिया के किसी मंच पे जाकर बोलते, तो आप क्या कहते? कि कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था। तो आपको बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपको और दुनिया को ये मालूम था कि दरअसल ये आदमी कौन था। आपको ये भी बताना पड़ता कि यार इसकी बैकग्राउंड क्या थी कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है, उसको आदमी भेजने पड़े या किसी को हायर करना पड़ा या हायर्ड गन्स ने आकर आपके मुल्क में उस आदमी को मारा। तो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको बताना पड़ता कि भई ये ना हमारे लिए एक ज़माने में वहाँ जिहाद कर रहा था। आजकल फर्नीचर की दुकान चला रहा था, क्योंकि वो जिहाद से रिटायरमेंट हो गया उसका। तो आप नहीं बताना चाहते ना ये बातें लोगों को। लेकिन अगर आप गौर से देखिए, तो इनमें से हर शख्स, चाहे वो लाहौर के सरदार जी हों परमजीत सिंह और या ये जो हमारा ज़हूर था कराची वाला, जो फर्नीचर की दुकान चला रहा था, ये सब उसी में शामिल थे।
और हुँ। किसी भी एक स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने डिनाई भी नहीं किया है। मीन दिस इज़ सम वंडरफुल थिंग अबाउट देम कि वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। बोले हाँ, ये जुड़े हुए थे जिहादी। तो तो इसीलिए कोई बोलता नहीं दुनिया में। सर एक और चीज़ जाननी थी कि ये क्या इंडिया की पॉलिसी है कि हम दूसरे देशों में जाके इस तरह की किलिंग अब करते हैं? मतलब हमारा 2019 के बाद 2019 के बाद हमारा नैरेटिव चेंज हुआ है। हम लोग हमारे प्रधानमंत्री खुल के कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। हुँ, ये उनका बयान बहुत चर्चा में रहता है। आए दिन मीम्स हम देखते रहते हैं कि कहीं न कहीं जोड़ दिया जाता है। हुँ। तो सर क्या हमारी हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है? क्यों ये मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखेंगे आप पहले कनाडा ने इस तरह के एलिगेशंस हम पे लगाए। उसके बाद अमेरिका ने भी इस तरीके का एलिगेशन लगाया और अब ये इंग्लैंड की मीडिया हाउस की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। तो क्या ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं चिंगारी तो है, इसलिए धुआँ है। इसलिए धुआँ है? तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि चिंगारी है इसीलिए धुआं उठ रहा है। भाई अगर निज्जर को मारा गया तो निज्जर हुँ, कौन था भाई? क्या कनाडाई गवर्नमेंट ने कभी ये बताया कि उसको सिटीजनशिप कैसे दी गई? जब तुम्हारी हुँ, अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको बार-बार रिजेक्ट कर रही है सिटीजनशिप के लिए, उसके बावजूद हुँ, अचानक 1 हफ्ते में उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है। क्यों हुँ, दे दी जाती है भाई? एक भगेड़ू को जो साबित हो रहा है कि यहाँ से भागा हुआ है, क्रिमिनल हुँ, है, उसके बावजूद और हुँ, हमने आपको डिमांड की हुई है कि ये आदमी गलत आदमी है, उसके बावजूद आप उसको शरण देते हैं, किन बेसिस पे हुँ, देते हैं? क्या हुँ, कभी किसी ने कनाडा ने उसका रीज़न दिया है? कभी नहीं दिया है। तो हुँ, इसी तरह से आप अमेरिका में ले लीजिए, एक आदमी हुँ, अमेरिका के अंदर बैठकर आज भी हुँ, आज भी हुँ, भारत को धमकी दे रहा है कि हम हुँ, इनका जहाज उड़ा देंगे, ये कर देंगे। क्या हुँ, इसको दरअसल इस तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स को अगर कोई अमेरिका को दे, तो अमेरिका ईज़ी ले लेगा? अमेरिका ने एक कानून बना रखा है अपने यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी का, कि अगर उनको दुनिया में किसी भी कोने में हुँ, कोई थ्रेट महसूस हो अपने लिए, तो उसको वहाँ हुँ, जाकर वो मार सकते हैं। उनको किसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, किसी रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना रूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला, कि हम जाएँगे और वहाँ जाकर मारेंगे और ये हमारा राइट है, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी है। हमारी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम आप लगा लीजिए या जो भी कहना चाहें आप उसको, उनकी हुँ, इंटरनल पॉलिसी है। तो जनाब अगर आपकी पॉलिसी हो सकती है और आप उसके लिए जस्टिफाइड हो सकते हैं, तो कोई और क्यों नहीं? हुँ, सही बात। सर ऐसे हालात में जब ये इस तरह के एलिगेशंस पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास लगते रहते हैं अ, और पाकिस्तान दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि मेरे को इंडिया के साथ ट्रेड भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जाती हैं ये 2 कंट्री के बीच में? या ट्रेड उनकी आज की तारीख में विश हो सकती है। हुँ, पर दरअसल ट्रेड जो है वो तो बाय डेफिनेशन इटसेल्फ बिटवीन 2 कंट्रीज़ होता है ना, 2 मुल्कों के बीच में होता है। उसमें 2 हुँ, मुल्कों की इच्छाएँ शामिल होती हैं, ठीक है ना? हुँ, तो ये तो उनकी हुँ, इच्छा है ना। हुँ, वो सोच रहे हैं कि हाँ, हम भारत से ट्रेड करेंगे। हुँ। भारत ने कब कहा? पाकिस्तान को ये भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं जहाँ तक उनके बयान देखता हूँ, आए दिन हम लोगों का काम है कि इस तरह की चीज़ें देखें, रिसर्च जी, करते रहते हैं हम लोग। जी। तो आप भी भली-भाँति जानते हैं सर कि क्या होता है कि एक तरफ तो उनका जो आर्मी चीफ है, वो बॉर्डर में जाके बोलता है कि हिंदुस्तान ने अगर नज़र उठाई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हुँ, वहीं पे उनके केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर थे, काकड़ जी, हुँ, वो बोलते हैं 300 बार जंग करनी भी पड़ी तो वो भी करेंगे। हुँ, फिर जैसे ही शहबाज शरीफ आते हैं, वो बोलते हैं हमको ट्रेड शुरू करनी है। हुँ। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं और कुछ दिनों की दूरी पे होती हैं। अब ये पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि उनको ये बताया नहीं जा रहा कि भैया हिंदुस्तान तो चाहता ही नहीं है ट्रेड करना। और अगर ट्रेड शुरू भी करा तो पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो वो ट्रेड के बदले क्योंकि ट्रेड तो हम कुछ देंगे तो वहाँ से भी तो कुछ लेंगे। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान के पास आज की डेट में जो अगर शुरू भी करे तो क्या करेंगे? सचिन भाई एक तो ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि हम हुँ, कुछ अगर उनको दे रहे हैं तो हमारा उनसे लेना ज़रूरी है। हुँ, भई क्या एक छोटा-सा मुल्क है सिंगापुर और हमारा ओके। उनसे ट्रेड है और सिंगापुर का हमारे ऊपर 10 बिलियन का 10 हुँ, बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। यानी कि हम उनको कम देते हैं, वो हमको ज़्यादा देते हैं। हुँ, और वो आज ट्रेड के लिए इसलिए राज़ी हो रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ यू नो ₹30 वाला प्याज़ जो है वो ₹300 किलो मिल रहा है। हुँ, तो ज़ाहिर है कि उनको ये उनकी ज़रूरत है, उनकी पब्लिक की ज़रूरत है, आम आदमी उनके सिर पे चढ़ा हुआ है। तो हुँ, दैट अपार्ट मैं थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँ जो आपने स्टेटमेंट्स बताई उनमें कि दरअसल उनके आर्मी चीफ ने तो यहाँ तक किया कि जिस समय इनकी सरकार का यानी पीएमएलएन का चुनाव से ठीक पहले जनवरी के तीसरे हफ्ते में 27 तारीख को उनका मैनिफेस्टो आया था। 27 तारीख हुँ, के मैनिफेस्टो के आने से पहले आई थिंक जो हफ्ता था 27 से पहले का, उसमें इनके आर्मी चीफ ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में बैठकर बातचीत की थी। और उस हुँ, बातचीत में जब इनसे पूछा गया भारत के बारे में,
तो उन्होंने आर्मी चीफ ने, करंट आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ ने ये कहा था, आसिम मुनीर साहब ने, कि भारत के साथ संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते। भारत ने हमको कभी एक मुल्क की तरह से तस्लीम नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, और हेंस उनके साथ में कोई नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस का नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि ऐसे में जिस पॉलिटिकल पार्टी को आर्मी चीफ और फौज लाना चाह रही है, उसका जो होने वाला पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जिसको बनाना चाह रहे थे शुरू में, वो क्या लिख सकता है अपने मैनिफेस्टो में? तो उसने भी कहा कि नहीं, हम संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन पहले कश्मीर में से 370 जो है वो वापस लानी होगी। आप सोचिए सचिन, पैराडॉक्स देखिए जिंदगी का, कि 370 वो धारा है जिसको पाकिस्तान ने कभी स्वीकारा ही नहीं। 370 को का बनना कश्मीर में, 35A 370 को पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कभी नहीं माना। जिस चीज को आपने माना नहीं, उसको अगर हटाया गया तो आपको परेशानी क्यों है? कोई लॉजिक देखिए उसका। लेकिन अब वो क्या करें, लगाओ 370, वही 370 जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब अगर इसको वापस लाओ। ये जो ड्रामा है, टोपी ड्रामा इसको कहते हैं, जिसको अब ये जारी है। एक बात, दूसरी बात कि जब आप ये शर्त लगा बैठे अपने मैनिफेस्टो में कि 370 जब तक नहीं आएगा हम रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, फिर यही सिलसिला शहबाज शरीफ ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा बाद में कि ये ऐसे रहेगा। बाद में क्या होता है, ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ट्रेड की बात कब आई? जब इनका फॉरेन मिनिस्टर और पहले का फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, नवाज शरीफ का समधी, वो सऊदी गया। और सऊदियों में क्यों गया? पैसे दे दो। उन्होंने कहा जाओ पहले वहां ट्रेड शुरू करो, उससे तुम्हारा भला होगा, हमसे पैसे मांगने से कोई भला नहीं होगा। सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, सब ने इनको ये कह दिया है कि ये जो मुफ्तखोरी आप हमारे साथ इतने सालों से कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगी, एक धेला नहीं मिलेगा। अपनी असेट्स में हमारी या तो इन्वेस्टमेंट करवा लो, जो तुम्हारे पास है वो हमें दो, उसके बदले में पैसे ले लो, इन्वेस्टमेंट करवा लो, कोई प्रोजेक्ट लेकर आओ, उसके लिए पैसे लो, अगर वो वायबल प्रोजेक्ट है तो हम पैसे दे देंगे उसके लिए। लेकिन जो मुफ्तखोरी है, मुफ्तखोरी वाली दुकान अब नहीं चलेगी। सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात बिल्कुल खुल के पब्लिक में मंचों पे जाकर कह दी है, बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए, कि हम किसी मुल्क को, तमाम इस्लामिक मुल्कों को जो हम पैसे दिया करते थे, अब हम नहीं देंगे, पॉलिसी बदल गई है। मगर मांगने वाले की आदत तो नहीं बदली ना। आप देना बंद कर सकते हैं, मांगने वाला फिर भी कह देगा दे अल्लाह के नाम पे, वो उस कोशिश में लगे हुए हैं। आज फिर उम्रा होगा, MBS से मुलाकातें होंगी, शहबाज शरीफ पहुंचे हुए। अब तुर्रा क्या है कि हमने IMF से डील कर ली है, तो IMF की से डील आपने की है, ये मुद्दा आपका है, आप उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे क्या रहे हैं? कोई रिकॉर्डिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके केस आपके क्लियर ही नहीं है। रिफाइनरी में उन्होंने मना कर दिया है कि हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा पहला प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होता है और आपके भारत से रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। इनफैक्ट UAE ने तो पहली शर्त ये लगा रखी है कि आप पहले जाकर भारत से रिश्ते ठीक करिए, क्योंकि जब तक आप रिश्ते नहीं ठीक करेंगे, पड़ोस से आपका रीजनल ट्रेड नहीं बनेगा, तो कौन सी इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है? और अगर नहीं कर सकती है और आपकी पीस नहीं बनेगी, अगर आपके यहाँ पीस नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो किसी की आदमी की इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होगी। तो इन्वेस्टर तो भाई सेफ एनवायरनमेंट और बिजनेस देखेगा ना, प्रोजेक्ट देखेगा, वो चीज आपके पास है नहीं। तो ये स्ट्रगल है। तो ये जो इसहाक डार का जो लंदन जाके स्टेटमेंट था, वो बेसिकली उस लाइन में था कि हमारे बिजनेसमैन कह रहे हैं, आपके बिजनेसमैन तो तब भी कह रहे थे जब PDM की सरकार बनी थी, आपने तब भी नहीं किया। इमरान खान के टाइम पे भी कह रहे थे बिजनेसमैन, तब भी आपने नहीं किया। तो ये बेसिकली सिर्फ आप अगर स्टेटमेंट को गौर से देखिए ना, इसहाक डार की जो स्टेटमेंट थी वो क्या कह रही थी? हमारे ऊपर अपने बिजनेसमैन का प्रेशर है कि हम भारत से ट्रेड शुरू करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी इच्छा है कि हम ट्रेड शुरू करें, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है बिजनेसमैन का। ये फर्क है। मतलब कहने का मतलब ये है कि करना भी चाहते हैं पर खुल के एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं, किसी और के ऊपर डालना चाहते। बात नाक की है कि ये कहने में शर्म आती है कि बहुत भूख लगी है, खाने को नहीं है, कुछ दे दो, ये कहने में शर्म आती है। लेकिन ये ठीक वैसी ही बात है कि जैसे टर्की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाते हैं टर्की उनके भूकंप के बाद में, और वहां जाके वो आम की, इमेजिन करो एक मुल्क में भूकंप आया हुआ है, आप उनको दे क्या रहे हैं? आम की टोकरी। कल्पना कीजिए। और फिर मीटिंग्स में क्या करें इनसे कि मैं यहाँ आया हूँ, आप लोग समझेंगे कि पैसे मांगने आया हूँ, दरअसल ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। अब मतलब निकाल लो इसकी क्या है, आप ढूंढते रहो मतलब क्या है इसका।
सर यही तो कारण है जो पाकिस्तान को कोई आज की डेट में सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि उनके नेता ही ऐसा लगता है कि सीरियस नहीं है। पर सर आपने जहां तक ये बात करी कि आपसी तालमेल या आपकी जो है बातचीत एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, मैं एक समझना चाहूंगा सर, जो इंडिया के रिलेशनशिप हैं, जैसे हम देख रहे हैं मालदीव के साथ खराब हो रहे हैं और श्रीलंका के साथ भी कुछ हद तक हो गए हैं। अच्छा, हम भूटान को देख रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर से भी आवाजें आने लग गई हैं। हम्म। सर ये खाली चाइना का इन्फ्लुएंस है या कहीं ना कहीं हमारी सरकार का कुछ ना कुछ तो फेलियर है? क्या समझते हैं आप? ईमानदारी की बात यह है कि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, मुझे ये तो लगता है कि कहीं कुछ वहाँ पर हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम्म। और हम शायद लॉन्ग रन में ये पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं कि लोगों को चाइना से आने वाले जो खतरे हैं, वो खुद रियलाइज़ होंगे और लोग इन लाइन फॉल करना शुरू करेंगे। कुछ लोग तो हम्म। मुझे ये भी लगता है कि जैसे स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश। हम्म। बांग्लादेश कभी भी पूरी तरह आपकी गोद में तो बैठा नहीं था। सही बात। बांग्लादेश जिस समय शेख हसीना हमारे यहाँ आ रही थी, प्रधानमंत्री से मिल रही थी, एट द सेम टाइम वो चाइना से की इन्वेस्टमेंट भी ले रही थी। हम्म। तो वो बेसिकली बैलेंसिंग कर रही हैं इस तरह से कि जहाँ पर वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कैप्चर कर पाएँ। हम्म। ये बात वहाँ समझ में आती है। भूटान को आप ये देख लीजिए कि नेपाल, भूटान यहाँ पर कुछ टेरिटरीज़ भी चाइना ने कैप्चर की हैं, तो उनको खतरे हम्म। भी नज़र आ रहे हैं। भूटान हम्म। एक डिफरेंट कंट्री है। भूटान उस तरह से टेक्नोलॉजिकली ये इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं कि हम अपनी इकोलॉजी को बचाएं और जैसी उनकी लाइफ है उसमें दे आर हैप्पी अबाउट इट। बट द सेम हम्म। टाइम जो प्रेशर्स है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना का प्रेशर है तो जरूर। मालदीव का ये मुझे लगता है कि थोड़े दिन का खेल है। मुझे लगता है मालदीव विल बी अंडर कंट्रोल और हम्म। उसके लिए चीज़ें अंडर प्ले हैं। और 21 हम्म। तारीख को जो रिजल्ट आएगा, 21 तारीख के चुनाव में जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद में हम शायद मालदीव में चीज़ें बदलती हुई देखेंगे। मगर हाँ, सर मैं आपकी बात से एक बड़ी हद तक सहमत हूँ कि हमको अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। सर मैं ये भी जानना चाह रहा था कि हम ये बोलते हैं कि जो इंडिया का स्टैंड रहता है हमेशा, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए न्यूट्रल हो जाते हैं हम। तो सर ये न्यूट्रल होना आज की जियोपॉलिटिक्स में क्या सही डिसीजन है या हमको एक तरफ तो होना ही पड़ेगा? नो, हम किस तरफ होंगे? हमने एक साइड तो चुनी है ना, हम अपनी तरफ हैं। हम्म। भई, आप ये देखिए कि हम कोई भी मुल्क फॉरेन पॉलिसी आखिर होती क्या है? फॉरेन पॉलिसी यही तो है कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनके एक्सटेंशन का एक एक आर्म है बेसिकली। वो हम्म। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने की ही एक आर्म है ना, जो फॉरेन पॉलिसी है। तो अगर हमारे हम्म। नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है किसी साइड पे होना, तो एक हम्म। ज़माना था हम नॉन अलाइन्ड होते थे, हम फ़लस्तीन की बात करते थे, इज़राइल को क्रिटिसाइज़ हम्म। करते थे। येट हम्म। आप ज़रा सोचिए, हम्म। जियो हम्म। स्ट्रेटजी कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि हम राइट फ्रॉम 65 टू नाउ ऑनवर्ड्स हम्म। इज़राइल से मदद भी ले रहे थे। हम्म। तो हम्म। फ्रंट पे आप कुछ और दिखा रहे थे, दरअसल पीछे से कुछ और भी कर रहे थे, साइड बाय साइड हम्म। सटल वे में। हम्म। ये हम्म। तो 91 के बाद में हमने सारी की सारी पॉलिसी पे ओवरऑल चेंज किया है ना। 91 के बाद में जब हमने खुल के खेलना शुरू किया है। और आप ये देखिए, हैड इट नॉट बीन फॉर इज़राइल, हम्म। हम जिस कारगिल की गाथा गाते हैं और हम बहादुर सैनिकों का भी बात करते हैं जो कि जस्टिफाइड है, लेकिन सच तो हम्म। ये भी है ना कि अगर इज़राइल के ड्रोन हवाई जहाज़ ना उड़े होते और हमको उन्होंने हम्म। एग्ज़ैक्ट लोकेशंस ना दी होती, तो दरअसल तो हमारे पास हम्म। सुविधा नहीं थी कि हम ले पाएँ, हम्म। कि दरअसल हम्म। उनकी एग्ज़ैक्ट पोज़ीशंस को हम जान पाएँ, है नहीं? हम्म। तो हम्म। उनका जो रोल था इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एज़ टू वेयर योर एनिमी इज़, तो हम्म। वो एक उनका रोल था। और वो हम्म। देखिए, उन सालों से लेकर आज तक न सिर्फ हम्म। हमारा ट्रेड बढ़ा है, हमारी कोऑपरेशन बढ़ी है, जगह-जगह पर हमने हम्म। इज़राइल को सपोर्ट किया है। इंडिया वाज़ द हम्म। फर्स्ट कंट्री कि जब 8 अक्टूबर का जो दुर्घटना जो हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक किया गया था हमास हम्म। के द्वारा, आप देखिए इंडिया शायद पहला और मैं कहूँगा वाहिद कंट्री था, जिसने हम्म। सबसे पहले ये कहा था कि ये टेररिस्ट अटैक है और इसको कुचलना चाहिए। हम्म। बिल्कुल। लेकिन यही भारत भी है जो बाद में ये कहता है कि यार बहुत हुआ, कहीं कहीं एक स्टॉप भी लगना चाहिए और अब चीज़ों को आगे हम्म। लेकर चलना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि कोई भी सिंगल पॉलिसी आज की दुनिया में जहाँ इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ हैं, वो सिचुएशंस हैं, वहाँ पर एक पॉलिसी को आप पकड़ कर नहीं बैठ सकते। जिस तरह से समय बदल रहा होता है, आपको उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ता है। कोई एक हम्म। पॉलिसी हर वक़्त के लिए हो, ऐसा होना मुश्किल है। हम्म। सर जिस तरह से हमारी नेवी बिहेव कर रही है, या आपने कमर चीमा जी का जिक्र करा तो उनके शब्दों में बोले कि क्रीज से बाहर निकल के खेल रही है, हुँ, हुँ। तो हमारी नेवी तो सर ये अचानक से हुआ क्या? क्योंकि सरकार तो 2014 से थी, पर ये पिछले एक साल से हम सुन रहे हैं कि नेवी बहुत से ऐसे काम कर रही है, खासकर ये
जो सोमालियन और ये हूथीज़ वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तब से काफ़ी सक्रिय हो गई हमारी नेवी। ऐसा क्या है सर? ये गवर्नमेंट की विल है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैंड मिला है या सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की जद्दोजहद है? मुझे लगता है दोनों। एक बात तो ये कि हमारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। हमारे ट्रेड रूट्स हैं, चाहे रेड सी की बात हो, इंडियन ओशन की बात हो, अरेबि इनफैक्ट मैं आपको आज भी कह सकता हूँ, आने वाले कुछ महीनों बाद आप ये देखेंगे कि हमारी प्रेज़ेंस जितनी आज रेड सी में दर्ज हो रही है या इधर इंडियन ओशन में दर्ज हो रही है, आप पाएँगे कि वो अरेबियन सी में भी दर्ज होगी। क्योंकि वो भी हुँ, हमारे ट्रेड रूट्स का हिस्सा बनता है और वो उसका हुँ, उसका जुड़ाव बड़ी हद तक आप देखेंगे वहाँ पाकिस्तान नेवी भी मौजूद है। तो हुँ, हमको आप पाएँगे कि हम ये इसलिए भी क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमारे ट्रेड रूट्स से जुड़ते हैं, हमारी ऑयल की सप्लाईज़ आ रही हैं और हम हुँ, अगर हमें 8% पे, 7.5% पे, 7% पे ग्रो करना है, तो हम हुँ, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं कर सकते। हुँ, हमें उनको सिक्योर करना है। अच्छा, जब हम इस प्रोसेस में वहाँ जाते हैं और अपनी चीज़ों को सिक्योर कर रहे होते हैं और ऐसे में कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है, तो देन हुँ, ये न सिर्फ़ एक ह्यूमैनिटेरियन नीड है हुँ, कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें उस डिस्ट्रेस कॉल को। एट द सेम हुँ, टाइम हम ये भी दिखा रहे हैं कि येस हम अगर वहाँ एक इलाके में मौजूद हैं, तो हम दुनिया में किसी को भी सिक्योरिटी देने की कैपेसिटी यहाँ रखते हैं। तो ये हुँ, यूएनएससी पे उसका इम्पैक्ट आता है, नहीं आता है, एक डिफरेंट इश्यू है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी सॉफ्ट पावर को मिलिटरीली मानी हार्ड पावर के ज़रिए अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट ज़रूर कर रहा है, कि हम हुँ, दुनिया को पीसफुल देखना चाहते हैं। लेकिन हुँ, उसके लिए अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसमें उस शांति में बाधा बन रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम हिट बैक करके अलग भी कर सकते हैं। हुँ। वो एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे जो कहते थे कि इफ यू वांट पीस, बी रेडी फॉर वॉर। मैं बात करना चाहूँगा हमारे पासपोर्ट की सर। देखिए वर्ल्ड में हमारा जो इकोनॉमी है वो 5th लेवल पे पहुँच गई है। मोदी जी के शब्दों में बोले तो 2027 तक वो तीसरी भी बन जाएगी, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी भी बन जाएगी। पर सर हमारा पासपोर्ट उतनी स्पीड से क्यों नहीं बढ़ रहा है? और क्या पासपोर्ट की रैंकिंग हमारे जियोपॉलिटिक्स में कहीं न कहीं कुछ प्रभाव डालती है क्या? मुझे बहुत नहीं लगता। पहली बात तो ये कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिनको कि आप बहुत लेवल पे अब ये तो वैसा ही आंकड़ा हो जाएगा जैसे कि हम कहें कि वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतना पीछे क्यों हैं और पाकिस्तान हमसे ऊपर क्यों है। तो मैं हुँ, मतलब उसका कोई ना तो कोई ऐसा एश्योर्ड डेटा है, ना कुछ। आप सिर्फ ये देखते हैं कितनी कंट्रीज़ में आदमी जा सकता है एक पासपोर्ट को लेकर। अगेन वो जियोपॉलिटिक्स और आपके इंटरनल रिलेशंस पे डिपेंड करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कि कितनी हुँ, कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। वो हुँ, नंबर आप देखिए तो भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है कि हम कितने हुँ, देशों में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल ले हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ, मगर उससे ज़्यादा मैं इसको बहुत टू बी ऑनेस्ट किसी कंट्री का स्टेटस क्या है, उसको हुँ, जज करने के लिए पासपोर्ट को किस तरह से इवैल्यूएट किया जा रहा है, आई डोंट थिंक दैट हुँ, दैट हैज़ एनी वैल्यू। मैं पासपोर्ट अपना लेकर दुनिया भर में घूमा हूँ एंड हुँ, एवरीवेयर आई हैव बीन ओनली रिसीव्ड रिस्पेक्टफुली। मुझे कहीं भी कभी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हुँ, मुझे नहीं मालूम कि अगर मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट होता, तो सिवाय इसके कि शायद वो लाइन थोड़ी-सी छोटी होती या कि हुँ। वो डिफरेंट लाइन होती, उसके अलावा और कुछ ना होता इमिग्रेशन काउंटर पर, ना हुआ है। सर बीइंग अ इंडियन हम लोगों को ना जितने भी हिंदुस्तानी हैं और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हुँ, हम लोगों को हमारे कल्चर पे बहुत गर्व होता है और होना भी चाहिए। बेशक। बट सर जैसा कि आपने तो पूरी दुनिया घूमी है तकरीबन। तो सर ये जो भावना होती है कि नेशनलिज्म की और अपने कल्चर को ज़्यादा प्यार करने की ये इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है ये बाकी देशों के भी यही हाल है? मुझे लगता है शायद अपनी कल्चर से मोहब्बत करने में कोई कोई बुराई नहीं है, हर एक को करनी चाहिए और अपनी आइडेंटिटी के साथ में जीना और उसको रिस्पेक्टफुली देखना वो सब जायज़ बात है। और मुझे लगता है कि अगर हम गौर से देखें सिवाय कुछ मुल्कों के आप पाएँगे कि ज़्यादातर मुल्कों ने पास्ट में गलतियाँ भी की होंगी और हमने भी की हैं। हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है, बाकी मुल्क भी सीखते हैं और हर एक की कल्चर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे कोई भी शख्स प्राइड ले सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हर एक मुल्क के कल्चर में प्राइड करने की चीज़ें होती हैं। हुँ, आप चाहे यूरोपियन कल्चर को देख लें, आप उनका म्यूज़िक देख लें, आप फिलॉसफी में कंट्रीब्यूशन देख लें, एट द सेम टाइम हम उनसे किसी तरह से कम भी नहीं हैं। हमारा अपना म्यूज़िक है, हमारी अपनी कल्चर है और एक एक हमने अपने स्कूल डेज़ में मैं तो यूपी में पढ़ा हूँ, तो हमारे यूपी में एक स्कूल लेवल पे उस ज़माने में एक एसे हुआ करता था। अ, मुझे लेखक का नाम एकदम से अब याद नहीं है।
मगर वो था बर्फ और धूप, और बेसिकली उसका जो जिस्ट यही था कि जो कल्चर्स होती हैं वो बर्फ और धूप की तरह से हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अगर धूप की कल्चर है, तो वेस्ट की कल्चर अगर अगर बर्फ की कल्चर है, तो अगर वो मिलती हैं तो वो एक दूसरे को ब्यूटीफाई करती हैं। वो एक दूसरे को कहीं खराब नहीं करती हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। उस धूप की भी अपनी आइडेंटिटी है, उस बर्फ की भी अपनी आइडेंटिटी है, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं कुछ नई चीज़ों को जन्म देता है, और वो एक-दूसरे को सुंदर बनाता है। बजाए इसके कि हम ये देखें कि तुम अच्छे या मैं अच्छा, हम ये देखें कि दरअसल मर्जिंग पॉइंट्स कहाँ पर हैं, और हम कैसे एक साथ मिलकर एक-दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। इवॉल्व उनकी कल्चर भी हुई है, इवॉल्व हमारी कल्चर भी हुई है। हम भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे मुल्कों में साथ मुश्किलें हमको ज़रूर हुई हैं, और उसके एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं इस तरह से कि खुद वो मुल्क भी अब ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, शायद हमको चीज़ों को आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, एक ज़माना था कि हमारे यहाँ पर मदरसों के लिए फंडिंग कौन करता था? सऊदीज़। आज वही सऊदीज़ उसी कल्चर से भागकर मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं। तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि जिन जड़ों से हम चिपके हुए हैं, दरअसल इनसे चिपक कर काम चलेगा नहीं। यानी इस बार रमज़ान पर जो जो वहाँ जो लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल है, ये जो भीड़ लगा करती थी, वो सारी पर एमबीएस ने बैन लगा दिया है। मस्जिदों में कहते जी, हैं इफ्तार पार्टी बैन कर दी कर उन्होंने। दिए, बिल्कुल। तो आप ये और देखिए कि एमबीएस ने तो काफी चेंजेस कर दिए हैं, जैसे बहुत उसने लेडीज के लिए बहुत से रूल्स ओपन कर दिए, फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए कहते हैं वो अल्कोहल भी अलाउड कर दिए, तो काफी चीजें उन्होंने चेंज करी जो कि और उनके ये उसमें बदल पहले रही है। थी नहीं। ये सिलसिला अभी बढ़ रहा है, ये सिलसिला और आगे बढ़ हम्म रहा है, तो मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि भाई तेल लिमिटेड टाइम के लिए है। उसी तेल में उसी ज़माने में जब तक कि उनके पास तेल है, उनको डाइवर्सिफ़ाई करना है ताकि आगे की फर्दर इकोनॉमी और फ्यूचर वो देख पाएँ और सिक्योर कर पाएँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ लोगों ने अपनी उन चीज़ों से दुराव शुरू किया है, अलग होना शुरू किया है, जहाँ हम्म उनको लगता है कि नहीं, पास्ट में ये गलतियाँ थी, इनसे हमें अलग होना है, या इवन जो जिन चीज़ों को वो पहले सपोर्ट करते थे, अब वो उनसे अलग होकर और दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर एक को रियलाइजेशन है कि रियलिटी क्या है अब दुनिया की। सर, अब पूरी दुनिया से निकल के हम आते हैं अपने भारत पे। सर, भारत में चुनाव का माहौल चल रहा है। जी, आपको वो स्टेटमेंट तो याद ही होगी जिसमें मोदी जी ने कहा था कि इस बार अगर मेरी सरकार हुई तो बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। मैंने आपको कहा भी, बिल्कुल। हुँ। क्या लगता है सर, क्या होंगे वो बड़े फैसले, क्या हो सकते हैं वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से? देखिए, मैं बड़ी बातें नहीं कह सकता हूँ, पर मैं एक जो जो थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, वो ये है, मुझे लगता है कि दुनिया में जो सोच है, वो अब बदल रही है, और दुनिया पीसफुली, और पीसफुली मैं हम्म इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने जैसे कहा ना कि कई बार आपको जंग के लिए भी तैयार होना पड़ता है जब आप पीस चाहते हैं दुनिया में, और कई बार हम्म नहीं बल्कि अक्सर दुनिया में किसी भी जगह पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी-बड़ी जंगें हुई हैं। हम्म महाभारत के बाद ही शांति आती है। तो हम्म आप ये पाएँगे, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी जंग होने जा रही है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है आने वाले सालों में छुट-पुट इधर-उधर डोमिनेशन चीज़ों का किया जाएगा, होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि अब दुनिया उस तरफ जा रही है जहाँ पर ट्रेड चीज़ों को गाइड करेगा। हम्म जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी, जो दुनिया की इकोनॉमिक्स होगी, वो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर रही होगी। लोग एक-दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी-अपनी पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, और इसमें आने वाले तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो कोई कोई साउथ चाइना सी में हो बैठा हुआ एलिमेंट हो, या कोई अरेबियन सी में बैठा हुआ एलिमेंट हो, ऐसे एलिमेंट को अलग किया जाएगा। उसके लिए कोई सटल पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, कोई काइनेटिक पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, कोई नॉन काइनेटिक पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं। तो वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएँगी, और ये चेंज मुझे लगता है, जो हम पहले कभी सोचते थे कि बहुत देर में आएगा, मुझे लगता है बहुत तेज़ी से आ रहा है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, आपसे जानने को जो मिला, आपकी नॉलेज इतनी जो है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, उससे बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला और मेरी ऑडियंस को भी मिला होगा। सर, आशा करता हूँ आपको भी यहाँ पे आके अच्छा ही लगा होगा। बेशक, और सर, एक बार जाने से पहले सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप मेरी ऑडियंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल दें। ज़रूर। मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को मैंने आज सब्सक्राइब किया है, और लाइक भी किया है, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी, और मुझे जानने वाले जो लोग हैं, आप सबसे भी दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को भी, जहाँ तक संभव हो। और दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि महेश जी का चैनल है अग्निपथ विद महेश, उसको भी जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है उनसे पूछिए। इनका कांटेक्ट डिटेल्स भी मैं आपको दे दूंगा, यहाँ नीचे कहीं आ रहा होगा।
आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट इनके चैनल पे मौजूद होता है, जाके ज़रूर देखिए। महेश जी, आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।